नमस्ते, मेरा नाम वंदना सरोज है और ये वीडियो है सभी एनपीएस अकाउंट होल्डर्स के लिए। अगर आपका भी एक एनपीएस अकाउंट है तो इस एनपीएस अकाउंट का आपके लिए क्या फायदा है, जब आप रिटायर होंगे तो इसमें से कितनी गारंटेड हर महीने आपको पेंशन मिलेगी, कौन आपको पेंशन देगा, कहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट होता है और उस पर कितना रिटर्न आपको मिलता है। साथ में एनपीएस में मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स के बारे में आपको बताऊंगी और एनपीएस से रिटायरमेंट से पहले अगर आपको बीच में पैसा निकालने की जरूरत पड़ती है तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं और कितना। तो एनपीएस अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस एक वीडियो में। अगर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, मतलब किसी भी राज्य सरकार के एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, या फिर किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं, तो इन तीनों केसेस में एनपीएस के रूल्स थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। इनके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोस का लिंक मिलेगा, वो आप देखें। इसके अलावा जितने भी एनपीएस अकाउंट होल्डर्स हैं, जिनका एनपीएस अकाउंट ऑलरेडी खुल चुका है या जो नया खुलवाने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए मैं बात करूंगी इस वीडियो में। सबसे पहले बताती हूँ कौन एनपीएस अकाउंट खुलवा सकता है। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं या आप एनआरआई हैं तो आप एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपकी उम्र जिस दिन आप एनपीएस अकाउंट खुलवाने जाते हैं 18 साल से लेके 60 साल के बीच में है तो आप एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई और पेंशन स्कीम है या सुपर एनुएशन कोई फंड आपका चल रहा है आपकी कंपनी की तरफ से, या आपके पास एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, तो भी आप एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे मैंने बताया, एनआरआईज भी एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन एनआरआईज के लिए रूल्स थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, वो आप देखें। अब एनपीएस अकाउंट टू टाइप्स का होता है, एक एनपीएस टीयर 1 और एक एनपीएस टीयर 2। तो पहले बात करते हैं एनपीएस टीयर 1 अकाउंट के बारे में। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप हर फाइनेंशियल ईयर में या हर महीने कुछ ना कुछ जमा करते हैं, और जब आपकी रिटायरमेंट की एज हो जाती है तो आप उसमें से कुछ पैसा निकाल सकते हैं और कुछ पैसे की आपको खरीदनी होती है पेंशन। इस एनपीएस टीयर 1 अकाउंट से बीच में पैसा निकालने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। ये एनपीएस टीयर 1 अकाउंट ही है जो कि आपको सारी टैक्स डिडक्शंस और सारे टैक्स बेनिफिट्स देता है। अब बात करती हूँ टीयर 2 अकाउंट। तो आपकी चॉइस है कि आप टीयर 2 एनपीएस अकाउंट खोले या ना खोले। ये एक तरीके का सेविंग्स कम इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। टीयर 2 अकाउंट से पैसा निकालने के कोई रूल नहीं है, जब आप चाहें जितना चाहे आप पैसा निकाल सकते हैं। इस अकाउंट से पेंशन खरीदना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको रिटायरमेंट तक चला सकते हैं और जितना अमाउंट होता है रिटर्न आने के बाद उसकी पेंशन खरीद सकते हैं किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से, और अगर आप चाहें तो सारा का सारा पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन एनपीएस टीयर 2 अकाउंट खोलने के लिए टीयर 1 एनपीएस अकाउंट का होना मैंडेटरी है। जैसे ही आप टीयर 1 एनपीएस अकाउंट बंद कराते हैं तो टीयर 2 भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो इसका मतलब जो मेन अकाउंट है वो है एनपीएस टीयर 1 अकाउंट। आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि एनपीएस टीयर 1 और टीयर 2 में जो पैसा आप जमा करते हैं वो कहाँ पे इन्वेस्ट हो। है वेबसाइट npscra.nstl। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से बैंक्स और कंपनीज और उनकी कौन सी ब्रांचेस ऑथोराइज्ड हैं एनपीएस से रिलेटेड सारी सर्विसेज देने के लिए और एनपीएस अकाउंट ओपन करने के लिए। अगर आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो एक एक्सेल फाइल आएगी, वहाँ पे पूरी सारी कंपनीज और बैंक्स के नाम होंगे जो कि ऑथोराइज्ड हैं। और अगर आपको एक किसी पर्टिकुलर ब्रांच में देखना है या लोकेशन में देखना है, तो जैसे दिल्ली आप सेलेक्ट किया, दिल्ली वेस्ट आपने सेलेक्ट किया, तो नीचे जितने भी बैंक्स हैं उनकी यही पर्टिकुलर ब्रांचेज हैं जहां पे जाके आप सर्विसेज ले सकते हो अपने एनपीएस अकाउंट से जुड़ी हुई। एनपीएस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है उसमें एनपीएस टीयर 2 अकाउंट ओपन करने का भी ऑप्शन दिया होता है। आप चाहे तो उसके साथ ही खोल सकते हैं और आप चाहे तो बाद में अगर आपको लगता है तब आप खोल सकते हैं। अब जैसे ही आप एनपीएस अकाउंट खोलते हैं तो आपको मिलता है एक पैन, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, और साथ में आपके घर पे आती है एक किट। अब ये जो किट आपके घर पे आती है इसमें होता है एक पैन कार्ड। इसके अलावा पैन किट में होता है एक टी पिन, टेलीफोनिक पिन, टेलीफोनिक वेरिफिकेशन पिन। तो आप जब एनपीएस के टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं तो ये टी पिन देके ही आपकी पहचान होती है और आप सारी सर्विसेज ले सकते हो। अब एक होता है आई पिन, जैसे कि बैंक अकाउंट्स की इंटरनेट बैंकिंग होती है, ऐसे ही एनपीएस की भी इंटरनेट बैंकिंग होती है। ई एनपीएस की वेबसाइट पे जाके आप लॉग इन करके सारी सर्विसेज आप ऑनलाइन ले सकते हो और कोई भी रिक्वेस्ट डाल सकते हो। साथ में देख सकते हो कि कितना आपके एनपीएस अकाउंट में बैलेंस इकट्ठा हो गया है, कितना रिटर्न उस पर आ रहा है। कोई स्टेटमेंट आपको लेनी तो आप उस वहां से ई एनपीएस से लॉग इन करके ले सकते हो।
ये जो प्रान नंबर है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, या मैं कहूँ आपका जो एनपीएस अकाउंट है, उसको आप जैसे ही सर्विस चेंज करते हैं वहां पे ट्रांसफर करा सकते हैं। तो मान लो कि आज आपका एक नॉर्मल एनपीएस अकाउंट है, लेकिन कल की डेट में आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको नया एनपीएस अकाउंट खुलवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यही जो प्रान है ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं और कल किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ज्वाइन कर लेते हैं या फिर अपनी कंपनी बदल लेते हैं, तो उस केस में भी ये प्रान या एनपीएस अकाउंट आपका ट्रांसफर हो जाएगा और आपका पूरी लाइफ एक ही प्रान रहता है। अगर आपके पास दो हैं तो आप उसको मर्ज करा लें। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि टीयर 1 और टीयर 2 एनपीएस अकाउंट में आपको कम से कम कितना पैसा जमा करना होता है एक फाइनेंशियल ईयर में। अगर आप ये मिनिमम अमाउंट अपने एनपीएस अकाउंट में जमा नहीं कर पाते हैं, तो आपका एनपीएस अकाउंट हो जाता है फ्रीज। उस फ्रीज अकाउंट को आप अगर रीएक्टिवेट कराना चाहते हैं, तो उस केस में 100 रुपए की आपको देनी होगी पेनल्टी, डिफॉल्ट फी, और साथ में जितने साल आपने पैसा जमा नहीं कराया अपने एनपीएस अकाउंट में, वो टोटल अमाउंट पे आपको पे करना होगा। एनपीएस अकाउंट में जमा किए हुए पैसे पे इस टाइम आप कोई भी लोन नहीं ले सकते, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है ये रूल्स चेंज हो जाएं। आप अपने एनपीएस अकाउंट में 3 लोगों तक नॉमिनेट करा सकते हैं। एनपीएस में जमा किया हुआ आपका पैसा इन्वेस्ट होता है 4 इंस्ट्रूमेंट्स में। अब आप डिसाइड करते हैं कि कितना परसेंटेज किस इंस्ट्रूमेंट में जाएगा। तो फर्स्ट जो है वो है इक्विटी। इसका मतलब स्टॉक मार्केट या कुछ कंपनीज के स्टॉक्स खरीदने के लिए आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। सेकंड जो है वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो लोन की फॉर्म में आपके एनपीएस के पैसे को लेती है, उसके बदले में एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देते हैं। ये जनरली सबसे सेफ ऑप्शन माना जाता है। मतलब अगर आपको बहुत सेफ्टी चाहिए रिटर्न्स की और रिटर्न थोड़े कम है तो भी चलेगा, तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को चूज कर सकते हैं। थर्ड जो है कॉर्पोरेट डेट या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं उनमें से कुछ कंपनीज जिनको भी लोन की जरूरत है, वो आपके एनपीएस के पैसे को लोन की फॉर्म में लेती हैं और उसके बदले में एक इंटरेस्ट रेट देती हैं। तो अगर सेफ्टी की बात की जाए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बाद थोड़ी सी सेफर मानी जाती है कॉर्पोरेट डेट या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वाली कैटेगरी। और जो लास्ट है वो है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, जैसे कि नए स्टार्टअप्स हैं, लेकिन जैसे इक्विटी को रिस्की माना जाता है वहां पे रिटर्न भी ज्यादा है, तो उसी तरीके से ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में भी थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है। इन सभी स्कीम्स के रिटर्न्स गारंटेड नहीं होते और फिक्स नहीं होते। सिर्फ आप पीछे की परफॉर्मेंस देख के आइडिया लगा सकते हो कि कितना रिटर्न आपके पैसे पे फ्यूचर में मिलेगा। ये है एनपीएस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपके सामने, और ये है पेंशन फंड्स, जिनमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा पेंशन फंड आपके पैसे को मैनेज करे। ये एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट है और यहाँ पे रिटर्न्स ऑफ एनपीएस स्कीम में आप जाएंगे, मंथली अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं सभी पेंशन फंड मैनेजर्स के रिटर्न्स या परफॉर्मेंस। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के टीयर 1 अकाउंट पे क्लिक करें तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सभी पेंशन फंड उन्होंने कितने रिटर्न्स दिए हैं जब से वो स्टार्ट हुए हैं। तो फॉर एन एग्जांपल, एसबीआई पेंशन फंड जब से स्टार्ट हुआ है तो रिटर्न दिया है 9.70% अगर आपने 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्कीम जी चूज की है। अब ये जो ऑप्शन है ये आप साल में एक बार चेंज भी कर सकते हैं पेंशन फंड का। अब दूसरा है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। आपको एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस में से एक सेलेक्ट करना है। अगर आप एक्टिव चॉइस से टिक नहीं करते हो तो ऑटो चॉइस के अकॉर्डिंग ही आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। अगर आप एक्टिव चॉइस सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ भी फिलअप करना है। तो इन चारों का मिला के मैक्सिमम 100% होना चाहिए। अगर आप एक्टिव चॉइस में ये इक्विटी का 75% तक चूज करते हैं तो जैसे ही आपकी उम्र 50 क्रॉस करती है, 50 प्लस होती है, तो उसके बाद इक्विटी की तरफ इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम होना स्टार्ट हो जाती है। ऑटो चॉइस में ये LC 75, 50 और 25 में से आपको एक टिक करना होता है। इसका मतलब है कि लाइफ साइकिल 75। अगर आप चाहते हैं कि आपके एनपीएस का पैसा स्टॉक मार्केट की तरफ ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट हो तो आप LC 75 चूज करें, और अगर आप कम से कम इक्विटी स्टॉक मार्केट लेना चाहते हो तो आप LC 25 चूज करें। जैसे ही आपकी उम्र 35 प्लस होना स्टार्ट होती है तो जो इक्विटी की तरफ इन्वेस्ट हुआ था आपका एनपीएस का पैसा, तो वो इक्विटी का परसेंटेज थोड़ा थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाता है, और जो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे है, सेफ मानी जाती है, उसकी तरफ ज्यादा जाने लग जाता है।
आपके एनपीएस अकाउंट की मंथली और एनुअल स्टेटमेंट में भी आपके जमा किए हुए पैसे पर रिटर्न कितना आ रहा है वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ तक मैंने बात की एनपीएस टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट दोनों के बारे में। एनपीएस टीयर 2 अकाउंट में ना तो पेंशन लेना मैंडेटरी है और आप जब चाहें जितना पैसा उसमें से निकाल सकते हैं। तो अब आगे इस वीडियो में जितनी भी मैं बात करूंगी वो एनपीएस टीयर 1 अकाउंट के बारे में है, जो कि पेंशन देने के लिए बना है और रिटायरमेंट की एज तक आपको चलाना होता है। टीयर 1 अकाउंट से रिटायरमेंट से पहले अगर आपको कुछ पैसा निकालने की जरूरत पड़ती है तो वो आप कब निकाल सकते हैं और कितना। कुछ कंडीशंस हैं। एनपीएस टीयर 1 अकाउंट खुलवाए हुए आपको पूरे 3 साल हो जाने चाहिए। रिटायरमेंट से पहले आप मैक्सिमम 3 बार ही पैसा निकाल सकते हैं और जितना आपने अपने एनपीएस अकाउंट में जमा किया है पैसा उसका सिर्फ 25% तक ही आप निकाल सकते हैं। अब किन कारणों की वजह से निकाल सकते हैं? पहला, अगर आपको अपने बच्चों की हायर स्टडीज के लिए पैसा चाहिए। सेकेंड, अगर आपको अपने बच्चों की शादी करनी है उसके लिए पैसा चाहिए। थर्ड, अगर आपको कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, घर या फिर फ्लैट खरीदना है अपने नाम पे अपनी वाइफ के साथ। लास्ट, अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, बड़ी बीमारी हो जाती है, तो उनके इलाज के लिए भी आप रिटायरमेंट से पहले एनपीएस अकाउंट से पैसा निकालने की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। अब एक और सिचुएशन, अगर रिटायरमेंट से पहले कभी भी एनपीएस अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, उस केस में एनपीएस अकाउंट में जितना भी पैसा होता है वो उनके नॉमिनी को दे दिया जाता है और ये एनपीएस अकाउंट बंद हो जाता है। सेकेंड सिचुएशन, अगर आप रिटायरमेंट की एज से पहले अपने एनपीएस अकाउंट को बंद करने की सोचते हैं, जैसे कि आप अपनी जॉब से रिजाइन कर देते हैं, सबसे पहली बात है कि जिस दिन आपका एनपीएस अकाउंट खोला गया है उससे पूरे 10 साल हो जाने के बाद ही आप अपने एनपीएस अकाउंट को बंद कर सकते हैं रिटायरमेंट की एज से पहले। एनपीएस अकाउंट में टोटल जितना पैसा होगा, अगर वो 2.5 लाख रुपीस या उससे कम है तो आप सारा का सारा पैसा निकाल सकते हो या आप चाहे तो उसकी पेंशन भी खरीद सकते हो। अगर 2.5 लाख रुपीस से ज्यादा है आपके एनपीएस अकाउंट में पैसा इस सिचुएशन में, तो आपको उसका 80% अमाउंट यूज करना होगा पेंशन खरीदने के लिए और 20% आप एक साथ निकाल सकते हो। आप चाहे तो पूरे पैसे की भी पेंशन खरीद सकते हो, लेकिन आप सारा पैसा नहीं निकाल सकते अगर ये 2.5 लाख रुपीस से ज्यादा है। अब बात करती हूँ आइडियल सिचुएशन के बारे में, जहां पे आप अपनी रिटायरमेंट एज के अकॉर्डिंग ही रिटायर होते हैं। तो उस केस में अगर आपके एनपीएस अकाउंट में टोटल पैसा 5 लाख रुपीस या उससे कम है तो आप सारा का सारा पैसा निकाल भी सकते हो और आप चाहें तो उससे पेंशन भी खरीद सकते हो। अगर 5 लाख रुपीस से ज्यादा अमाउंट है आपके एनपीएस अकाउंट में तो उसका 40% कम से कम आपको यूज करना होगा पेंशन प्लान खरीदने के लिए और मैक्सिमम 60% तक आप एक साथ निकाल भी सकते हैं। अगर आप चाहें तो पूरे के पूरे अमाउंट की पेंशन भी खरीद सकते हैं। अगर अमाउंट 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो सारा अमाउंट आप निकाल नहीं सकते, कम से कम 40% की पेंशन आपको खरीदनी ही होगी। अब जब आप रिटायर होते हैं तो मान लो कि 60 की एज पे आप रिटायर होते हैं तो आप चाहें तो आगे भी अपने एनपीएस अकाउंट को चला सकते हैं 70 की उम्र तक। अब इस केस में क्या कंडीशन है, क्या रूल्स हैं, उसके लिए मेरी सेपरेट वीडियो है, वो आप देखें। कि आप अपना एनपीएस अकाउंट बंद करते हैं तो वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब बात करती हूँ पेंशन के बारे में। जैसे सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है आरबीआई, उसी तरीके से एनपीएस अकाउंट को रेगुलेट करता है पीएफआरडीए। पीएफआरडीए का टाइप है कुछ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ और वो जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनसे आपको खरीदना होता है पेंशन प्लान जब आप अपने एनपीएस अकाउंट को बंद करते हैं। तो एनपीएस टीयर 1 अकाउंट जो है उसी से आपको ये पेंशन प्लान खरीदना होता है, लेकिन एनपीएस टीयर 2 अकाउंट जो है उसको आप बंद कर सकते हैं, सारा पैसा निकाल सकते हैं। वहां पेंशन खरीदे ना खरीदे वो आपका अपना डिसीजन है। जब आप इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में से किसी भी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को चूज करते हैं पेंशन खरीदने के लिए तो वो पेंशन चलती है आपकी पूरी जिंदगी, हर महीने आपको पेंशन मिलती रहती है। अब पेंशन लेने के क्या क्या ऑप्शन है, उसमें कितना % रिटर्न होता है और आपके बाद क्या आपकी वाइफ को पेंशन मिलेगी, इसके लिए मेरी एक वीडियो है। साथ में एक पेंशन कैलकुलेटर की वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि कितना अमाउंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आप रिटायर होंगे। तो वो पेंशन कैलकुलेटर की वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही देख सकते हो। टीयर 1 एनपीएस अकाउंट में जो टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, फर्स्ट जो है सेक्शन 80CCD,
के अंडर आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 1.5 लाख रुपीस तक। 80C सेक्शन है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करके 1.5 लाख की टैक्स डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम कर रहे हो तो ये एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन नहीं है। सेकंड है, अगर आप एनपीएस टीयर 1 अकाउंट में 50,000 रुपए फाइनेंशियल ईयर में जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो आप एक एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80CCD1B के अंडर। ये 80C से ये एडिशनल टैक्स डिडक्शन है। यही एक ऐसा टैक्स बेनिफिट है जिसकी वजह से मोस्टली लोग एनपीएस टीयर 1 अकाउंट खुलवाना पसंद करते हैं। और जो आपकी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट है उसको आप एज एन इन्वेस्टमेंट प्रूफ यूज कर सकते हो टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए। अगर आपका रिटायरमेंट टाइम आने से पहले बीच में आप पैसा निकालते हैं अपने एनपीएस अकाउंट से, तो जो मैक्सिमम अलाउड है वो 25% है आपके जमा किए हुए पैसे का, तो वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। सेकंड जो है, जो अमाउंट आप पेंशन खरीदने के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। और जब आप रिटायर होते हैं तो जितना एनपीएस अकाउंट में टोटल पैसा होता है उसका अगर आप 40% तक निकालते हैं तो वो 40% टैक्स फ्री होता है, लेकिन 40% से ज्यादा जितना भी अमाउंट आप निकालेंगे उस पे आपको टैक्स देना होगा। जब आप पेंशन प्लान खरीदते हैं एनपीएस के पैसे से तो उसके बाद जो पेंशन आती है आपको हर महीने वो टैक्सेबल होती है। ये थे करंट टैक्स रूल्स, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है चेंज हो जाए। अब आपको एनपीएस अकाउंट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ईमेल आईडी, फोन नंबर एनपीएस अकाउंट का। ये थी मेरी वीडियो एनपीएस टीयर 1 एंड टीयर 2 अकाउंट की सारी डिटेल्स के बारे में। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं तो आपके एनपीएस के बारे में सेपरेट वीडियो है, सेपरेट रूल्स हैं, वो आप देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नोन, रिलेटिव्स सबके साथ इसको शेयर करें और फ्यूचर में भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचती रहे, इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे जाएं, यहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है, इस पे क्लिक करके घंटी के निशान पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें। यहाँ से वीडियो को लाइक करें और यहाँ से दूसरों के साथ शेयर करें।